नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर एकेडमिक क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि केमिस्ट्री की पाठशाला की जो सीरीज चल रही है, जो प्लेलिस्ट चल रही है, जिसमें हम क्लास 12 की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज मैनर में। ठीक है, किसी भी बोर्ड के लिए हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, या बिहार बोर्ड हो, या अन्य कोई जो है स्टेट लेवल का बोर्ड हो, तो सभी जो है बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए ये लेक्चर, ये प्लेलिस्ट बेनिफिशियल है, लाभदायक है। ठीक है, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है ये। ठीक है, इसमें देखो, इससे पहले हमारे जो है 8 लेक्चर जा चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हमारे 8 लेक्चर जो है चैप्टर पे जा चुके हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले उन लेक्चर को देखें। ठीक है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पूरा जो है शुरुआत से पढ़ना चाहिए, बीच से नहीं पढ़ना चाहिए। तो जो बच्चे जो है पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो सबसे पहले वो उन चैनल को उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इन मतलब टॉपिक को आसानी से वो समझ पाएंगे। ठीक, चलिए बिना देर किए आज के इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। देखें, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे विलयनों के अणुसंघ गुणधर्म यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आज के लेक्चर में। ठीक, इसी में हम जानेंगे कि अणुसंघ गुणधर्मों के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम जानेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये जो प्रकार होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, कथनांक में अब उन्नयन, हिमांक में अवनमन और पराशरण दाब। तो उसी में आज पहला जो है अणुसंघ गुणधर्म हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम का स्पेशल है, बोर्ड पेपर में जो है लगभग हर साल जो है इससे क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, इसकी थ्योरी पूछी जाती है और प्लस इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, आंकिक क्वेश्चन बनता है, वो भी पूछा जाता है। क्या है? अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या है अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए? जैसा कि हमने बताया है कि राउल्ट के नियम 2 हैं, एक वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए है और एक अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए है। वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए जो राउल्ट का नियम दिया गया है, इससे पहले के जो लेक्चर गए हैं, लेक्चर नंबर 7 में हमने इसको अच्छे से भलीभांति जो है डिस्कस किया है, सरल से सरल शब्दों में, अच्छे से अच्छे प्रकार से। ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम। दोनों ही नियम पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो लगभग दोनों पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए अपने आज की इस क्लास को, आज के इन टॉपिक को शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखें, तो हमें आज क्या जानना है, आज हमारा टॉपिक है, मेन जो लेक्चर है, टॉपिक है वो है विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, देख लें, हेडिंग पड़ी हुई है। देखें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। देखें भाई, देखो, किसी विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलेय के कणों अथवा अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक, अब आप सामान्य शब्दों में समझ लें, ये परिभाषा भी हमने अपने हिसाब से टाइप करवाई है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि किसी विलयन के ऐसे भौतिक गुण, अब इस परिभाषा को तोड़ के इसके एक एक टर्म को समझते हैं। किसी विलयन, विलयन के बारे में तो सभी बच्चे जानते ही हैं, ये चैप्टर ही है, शुरुआत में बताया हमने विलयन किसे कहते हैं, कि विलेय तथा विलायक को घोल के क्या बनता है, विलयन बनता है। विलयन में सदैव जो है विलायक अधिक मात्रा में, विलेय कम मात्रा में होता है। ठीक, विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं, विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं, और इन दोनों को मिला के जो बनता है उसको विलयन यानी कि सॉल्यूशन कहते हैं। तो उसी विलयन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी विलयन के ऐसे भौतिक गुण, कैसे गुण, भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं। अणु संख्यक गुणों का मतलब ये है कि विलयन के भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं, रासायनिक गुणों की बात नहीं कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से भौतिक गुण होंगे, तो ऐसे समझ ले, जैसे जो विलयन बना है उसका हिमांक क्या होगा, ठीक है, उसका कथनांक क्या होगा, उसका वाष्प दाब क्या होगा,
ठीक। उसको जब हम दो विलयनों की तुलना कराएंगे, दोनों में परासरण करवाएंगे, ऑस्मोसिस, तो क्या होगा, किसमें परासरण होगा, किस तरफ वाटर मूवमेंट करेगा, तो ये सब जो है उस विलयन के भौतिक गुणों के अंतर्गत कहे जाएंगे, भौतिक गुण कहे जाएंगे। तो उन्हीं गुणों की बात करेंगे, रासायनिक गुणों से यहाँ लेना देना नहीं, ठीक है। तो किसी विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलेय के कणों, अर्थात जो विलयन में विलेय पदार्थ घोला गया है, उस विलेय पदार्थ के कणों अथवा अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर निर्भर करते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। बस बात खत्म, नाम से ही पता चल रहा है। देखो, अणु और संख्यक, अणुओं की संख्या, यानी कि जब विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या विलयन के भौतिक गुणों को निर्धारित करे तो उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन के अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। बस ये सिंपल सी परिभाषा है, ठीक। तो सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो उस विलयन में घुले विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, उस विलयन के अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक। ये बात ध्यान रखना। अब देखो, इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं सरल से सरल शब्दों में। देखें, कह रहे हैं कि विलयन के ऐसे गुण जो केवल इस बात पे निर्भर करते हैं कि उसमें कितने कण घुले हुए हैं, कितने कण घुले हुए हैं, कितने पार्टिकल्स उसमें घुले हुए हैं, ना कि इस बात पे कि वे कण क्या है, वो कण क्या है इससे हमें लेना देना नहीं है कि कणों की प्रकृति क्या है, कि वो ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है, या वो आयोनाइजेबल है या नॉन आयोनाइजेबल है, ठीक है। इससे हमें लेना देना नहीं है, हमें केवल उन कणों की संख्या से लेना देना है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे, अणु संख्या गुणधर्म कहेंगे, ठीक। जैसे देखें, आप चीनी पानी में, मतलब आप जो है पानी में चीनी के 100 दाने डालें या 100 दाने नमक के डालें, अणु संख्या गुणधर्मों पर एक जैसा प्रभाव ही पड़ेगा। जैसे आप 1 गिलास पानी ले लें, उस 1 गिलास पानी में चाहे आप 100 दाने चीनी के डाल दें या 100 दाने नमक के डाल दें, तो विलयन के अणु संख्या गुणधर्मों पर एक जैसा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ उन गुणों पर घोले जाने वाले विलेय पदार्थ की प्रकृति पर कोई लेना देना नहीं है कि वो किस प्रकृति का है, ठीक है, वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है, या ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, या आयनों में जाके टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, केवल उनकी संख्या से लेना देना है, ठीक है। चले, अच्छा, बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट देखो, हमने करके एक बात लिखी है, कह रहे हैं कि इन गुणों का संबंध उनकी रासायनिक संरचना या संगठन से नहीं होता है, यानी कि इन गुणों का जो संबंध है वो उनकी रासायनिक संरचना एवं संगठन से नहीं होता। किनकी, जो विलेय पदार्थ हम उसमें घोल रहे हैं, ठीक है, तो उनकी रासायनिक संरचना उनके संगठन से नहीं होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये गुण विलयन में कणों की संख्या, देखें, ये गुण विलयन में कणों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसी क्रम में समान रूप से बढ़ते हैं, यानी कि जैसे जैसे किसी विलयन में विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या बढ़ेगी, या हम कहें अणुओं की सांद्रता बढ़ेगी, उनकी मूलरता बढ़ेगी, उनके मोलों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, सभी में से कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहने मतलब ये नहीं कुछ भी कह दो, मतलब जो भी हमने बताया इन्हीं में से हम कह सकते हैं, ठीक है। चाहे हम कहते हैं कि मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, विलेय पदार्थ की सांद्रता बढ़ेगी, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बढ़ेगी, विलेय पदार्थ की मूलरता बढ़ेगी, ठीक है, तो कुछ भी इनमें से कह सकते हैं, ठीक। तो कहने मतलब ये है कि जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसी क्रम में उस विलयन के अणु संख्या गुणधर्म भी बढ़ेंगे, ठीक। तो अणु संख्या गुणधर्म के बारे में हमें केवल एक बेसिक जानकारी चाहिए थी, ठीक है। हालांकि इनसे ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि आपसे ये पूछा जाए कि विलयनों के अणु संख्या गुणधर्मों से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, ऐसा नहीं बनेगा। लेकिन इनसे इनकी 4 टाइप हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको समझने से पहले इनको बेसिक समझना होगा, तभी वो में समझ में आएगी, ठीक है। तो सभी बच्चे इनको ध्यान से समझने, ज्यादा इन पे जो है फोकस करने की मतलब रटने की जरूरत नहीं, केवल समझ लें अच्छे से सरल शब्दों में, सरल से सरल भाषा में, आम भाषा में, ठीक। और वही हमने जो है यहाँ पे समझाने का पूरा प्रयास किया है, ठीक। चलें, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक।
अगर कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम समझ में ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पास कर सकते हैं, उसको जरूर जो है देखा जाएगा, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक, चलें अच्छा अगले स्लाइड में की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे अणु संख्या गुणधर्मों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि अणु संख्या गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो सीधा ध्यान रखो, अणु संख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यही हमारे इंटर के सिलेबस में है केमिस्ट्री में, और यही हमें पढ़ने हैं, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, तो पहले इन चारों प्रकार को हम जानते हैं। देखो पहला टाइप कौन सा है? पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग प्रेशर, पहला है ये। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हम पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा और लास्ट पढ़ेंगे परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो ये 4 प्रकार के अणु संख्या गुणधर्म हैं, इन्हीं को हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ये वाला। ठीक, आज का जो लेक्चर होगा वो इस पे पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में अच्छे से। ठीक, इसका जो है इसकी परिभाषा जानेंगे, इसका गणितीय सूत्र जानेंगे, कैसे होता है, क्यों होता है अवनमन, ये सब जानेंगे। ठीक, उससे पहले ये 4 प्रकार के हो गए, ये अपने माइंड में बैठा लें। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं, आज हम ये पहला वाला पढ़ेंगे। अब देखो हम बताते हैं कि यहाँ पे अवनमन और उन्नयन, इनको समझ लें, यहाँ पे क्लियर कर लें। अवनमन का देखो मतलब होता है कमी होना। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी होना। और उन्नयन का मतलब होता है बढ़ोतरी होना। उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी होना। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है कथनांक का उन्नयन, या इसको कथनांक में उन्नयन भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि, यानी कि बढ़ोतरी हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? कथनांक में, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, जैसे कोई शुद्ध विलायक है, उस शुद्ध विलायक में हम कोई आवासशील विलेय पदार्थ घोल दें, तो घोलने पर जो विलयन बनेगा उसके कथनांक में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो उसी को हम क्या कहेंगे? कथनांक में उन्नयन कहेंगे। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, उसी प्रकार कह रहे हैं हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? अवनमन का मतलब घटना, यानी कि इसमें जो है घटोत्तरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घटोत्तरी, यानी कि घट जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखें। क्या घट जाएगा? हिमांक घट जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे अवनमन बात की गई तो इसका मतलब क्या है? घट जाएगा। क्या घट जाएगा? वाष्प दाब घट जाएगा। ठीक, परासरण दाब ये थोड़ा सा मतलब है ये एक अणु संख्या गुणधर्म, लेकिन इनसे कुछ अलग है, तो इसको अलग टाइप से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये 4 प्रकार के अणु संख्या गुणधर्म हैं, जिनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक, तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखें, कह रहे हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, पहला जो अणु संख्या गुणधर्म है उसको पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, देखो समझने का प्रयास करें। देखो, जब किसी शुद्ध विलायक जैसे जल में किसी अवाष्पशील यानी कि नॉन वोलाटाइल विलेय पदार्थ को घोला जाता है, तो विलायक के वाष्प दाब में होने वाली कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ये सबसे सरल शब्दों में, किताबी भाषा नहीं है ये। ठीक है, ये सरल से सरल शब्दों में हमने स्वयं जो है इसको सरल करके लिखा है। हर एक बच्चा इसको आसानी से समझ सकता है, लिख सकता है, याद कर सकता है। ठीक, अब इस परिभाषा को हम जो है तोड़ते हैं, इसको समझते हैं। इस परिभाषा में क्या समझाने का प्रयास किया गया? देखो, कह रहे हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक, मतलब जैसे कोई शुद्ध विलायक, जैसे वाटर ले लें, वाटर हम एक गिलास में ले लिया तो अपने आप में ये शुद्ध विलायक ही तो होगा। शुद्ध का मतलब केवल पानी ही पानी हो और उसमें कुछ मिला ही ना हो, तो उसको कहेंगे शुद्ध। और विलायक क्यों? क्योंकि इसमें और चीजें आके घोल सकते हैं, तो ये विलायक की तरह काम करेगा। तो जब किसी शुद्ध विलायक जैसे जल में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ यानी कि नॉन वोलाटाइल सबस्टांसेस, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा विलेय पदार्थ, यानी कि इस विलायक में वो पदार्थ, विलेय पदार्थ, ऐसा विलेय पदार्थ जो इसमें घोले, वो कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील, नॉन वोलाटाइल, मतलब वो उड़े नहीं,
जब इस विलयन को हम गर्म करें, इस विलायक में ये विलेय पदार्थ मिलाने में गर्म करें तो ये उड़ेगा नहीं, विलायक उड़ेगा, जल उड़ेगा, लेकिन ये विलेय पदार्थ नहीं उड़ना चाहिए। तो ऐसा पदार्थ कहलाता है आवाष्पशील। तो सर इसके उदाहरण बता दीजिए। तो देखो उदाहरण कौन कौन से हैं आवाष्पशील विलेय पदार्थों के। तो पहला यूरिया, ठीक, दूसरा नमक, हम घरों के आमान मतलब सामान्य जन मतलब सब्जी अब्जी में पड़ता है नमक, NaCl, ठीक। तीसरा ग्लूकोज लिख सकते हैं, ग्लूकोज भी वोलेटाइल है, ग्लूकोज को आप पानी में घोल लीजिए, ठीक है, और ग्लूकोज जो उसको गर्म करेंगे तो पानी पानी उड़ेगा, ग्लूकोज नहीं उड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे कोई एक और मतलब कुल मिला के 3 ध्यान रखें, ठीक है, यूरिया हो गया, नमक हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज भी यहाँ ले सकते हैं। तो ये सभी नॉन वोलेटाइल हैं, आवाष्पशील विलेय पदार्थ हैं, ठीक। तो क्या किया, जल में किसी आवाष्पशील विलेय पदार्थ को, ठीक है, आवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में होने वाली कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक। मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा, ठीक, अपना एक वाष्प दाब होगा, ठीक। अब जैसे इसमें हम कोई जो है, जैसे मान के चलो इसमें ग्लूकोज ला के घोल देंगे जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो घोलने पर इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। इस कमी को ही हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब में अवनमन कहेंगे। क्या कहेंगे, वाष्प दाब में अवनमन। अभी आपेक्षिक अवनमन नहीं है ये, ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन अलग है और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अलग है। अभी बिल्कुल हम क्लियर किए दे रहे हैं एकदम साफ, ठीक है। तो अभी केवल इतना समझ लो कि वाष्प विलायक के वाष्प दाब में, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर होने वाली कमी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि जो विलयन बनेगा उस विलयन का वाष्प दाब सदैव अपने शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कैसा होगा, कम होगा। भाई कम होगा नहीं होगा, भाई शुद्ध विलायक का ज्यादा है और जैसे ही हमने उसमें आवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला उसका कुछ ना कुछ घट जाएगा। तो विलायक का कम होगा, विलयन का कम होगा, विलायक का ज्यादा होगा, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा है कि अतः स्पष्ट है कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से सदैव कैसा होगा, कम होगा, विलयन का कम होगा, ठीक। अब इसी बात को हम गणितीय रूप में लिख देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने वाष्प दाब में अवनमन बताया है, आपेक्षिक अवनमन भी अभी हम बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे समझाया जाएगा। देखें जैसे मानो यहां पर जैसे हम मान रहे हैं कि माना शुद्ध विलायक, माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जो शुद्ध विलायक हमने लिया है यानी कि जो जल हमने लिया है, ठीक है, उसका वाष्प दाब हम माने ले रहे हैं P। क्या माने ले रहे हैं, P। अच्छा, कुछ किताबों में यहाँ पर P0 भी माना गया है, ठीक है। तो चाहे आप P0 माने या P माने, बात एक ही है, ठीक। तो मान लिया हमने कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो P है। अच्छा, अवनमन के पश्चात, अवनमन के पश्चात यानी कि जब अवनमन हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने के पश्चात विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। अभी हम ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये कमी क्यों आ रही है, इसका कारण भी जानेंगे, ठीक है। तो अवनमन के पश्चात विलयन का वाष्प दाब, इसको हम माने ले रहे हैं PS। क्या माने ले रहे हैं, PS। भाई शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को माना P और विलयन के माने ले रहे हैं PS। यहाँ S क्यों लगा दिया, क्योंकि सॉल्यूशन का है, विलयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए S लगा दिया तो PS हो गया, ठीक। अब देखो, अब हम निकालेंगे अवनमन, अतः अवनमन, अब हम क्या निकालेंगे, अतः वाष्प दाब में अवनमन, अतः वाष्प दाब में अवनमन, यही तो हम पढ़ेंगे अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन कैसे निकालेंगे, अवनमन का मतलब वाष्प दाब में होने वाली कमी। तो अवनमन कमी हम कैसे निकालेंगे, भाई एक वैल्यू जो है ज्यादा है, एक कम है। भाई शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को अगर हम विलयन के वाष्प दाब से घटा देंगे तो अवनमन निकल के आ जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि इस P को आप इस PS से घटा दें, जो हमको मिलेगा बस भाई हमारे सामने क्या आ जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे वाष्प दाब में अवनमन को निकालने का फार्मूला क्या होगा, P माइनस PS होगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर हम PS माइनस P कर सकते हैं क्या, PS माइनस P कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि PS जो है वो छोटा होगा, P बड़ा होगा, तो बड़े से छोटे घटाएंगे ना भाई। विलायक का वाष्प दाब ज्यादा रहा होगा, विलयन का कम रहा होगा, दोनों को इसमें से घटा दें P माइनस PS, तो जितनी कमी आई है वो हमको पता लग जाएगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मानो जैसे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने मान लिया 30 mmHg। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, हमने कितना मान लिया कि इसका 30 mmHg है, और इसका जो है विलयन का जब हमने मेजर किया, विलयन का हमने मापा, तो वो आया निकल के 28 mmHg। ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, 28 mmHg। अब हम क्या करेंगे कि कमी कितनी आई, तो हम क्या करेंगे, अब समझ में आ रहा हो, 30 में से 28 घटा देंगे भाई। 30 में से यहाँ अगर हम क्या करेंगे, 28 घटा देंगे, तो आप कहेंगे सर 2 आ गया, 2 mmHg। तो आप कहेंगे कि सर जो है विलयन के वाष्प दाब में 2 mmHg की कमी आई है, यानी कि विलयन के वाष्प दाब में अवनमन 2 mmHg का हुआ है। ठीक, तो ये सरल से सरल हर एक बच्चा आसानी से समझ सकता है, और अब समझ गया होगा। ठीक, चलें, अच्छा अब हम ये हटा दे रहे हैं, केवल हमारे इतने काम का है। ठीक है, ये तो केवल हमने एक समझाने के लिए लिया ताकि हर एक बच्चा आसानी से समझ जाए। बहुत से बच्चे हैं, कुछ बच्चे ज्यादा कमजोर होते हैं, तो उनको समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम समझाएंगे और समझ में ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, देखें तो P माइनस PS हो गया। ठीक, इसको हमने क्या माना था, PS माना था। ठीक, तो अब हमने क्या पता कर लिया, वाष्प दाब में जब हमसे अवनमन पूछा जाएगा तो ये फार्मूला हो गया P माइनस PS। ठीक है, चलें, अच्छा अब हमें जरा ये बताएं कि इसको हम इससे परिभाषित कर सकते हैं, वाष्प दाब में अवनमन को इससे परिभाषित कर सकते हैं। सर कैसे, देखो कैसे, हमने क्या कहेंगे कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। भाई यही तो हम कह रहे हैं भाई, इसी फार्मूले को हमने हिंदी रूप में कह दिया, अपने थ्योरी के रूप में कह दिया कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब में अंतर को, ये अंतर ही तो हम निकालेंगे। 30 माइनस 28 ने अभी अंतर ही तो निकाला, तो उसको क्या कहेंगे, वाष्प दाब में अवनमन कहेंगे। तो एक परिभाषा ये भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक, चलें, अच्छा तो ये हो गया वाष्प दाब में अवनमन। अब हम देखेंगे कि सर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ये तो वाष्प दाब में अवनमन है। ठीक, तो देखो वाष्प दाब में अवनमन का मतलब ये है कि शुद्ध विलायक, यानी कि किस, जैसे मान के चलो किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, ध्यान से सुने रहना, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन यानी कि ये, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब यानी कि P के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। नहीं समझे, देखो अभी सब लिखा है, अभी अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन समझ लो। हमने कहा कि विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, विलयन के वाष्प दाब को अवनमन हम कैसे निकालते हैं, P माइनस PS, ऐसे निकालता नहीं बताया। फिर हमने कहा कि विलयन के वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब क्या है, P के अनुपात को, यानी कि रेशियो मतलब यहाँ क्या लगाएंगे, बटे में, तो बटे में P लिख दें। बस सर ये हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, बस बात खत्म। इसी को हम लिख देंगे थ्योरी के रूप में, हिंदी में, परिभाषा के रूप में, बस यही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अनुपात को हम क्या कह रहे हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये है उस विलयन के वाष्प दाब में अवनमन P माइनस PS, और P माइनस PS अपॉन P ये उस विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक, चलें, अच्छा अब इसी को हमने अच्छे से लिख रखा है, उसको हम बता देते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, हमने और अच्छे से लिख रखा है। ठीक, चलें, अच्छा देखें, तो ये वाली स्लाइड तो हमने बता दी। ठीक, देखें भाई, ये देखो हमने यहाँ पे दे रखा है, पढ़े इसको। देखो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब
माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, P मान लिया हमने, या P नॉट भी मान सकते हैं, तथा विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब PS मान लिया, तो वाष्प दाब में हुआ अवनमन बराबर P माइनस PS, पता लग गया, जो हमने समझाया वही लिखा है, ठीक। अच्छा फिर देखें, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन अर्थात P माइनस PS तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P का अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, ठीक। क्या हो गया, आता है P माइनस PS अपॉन P, ये हो गया विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक, जो हमने बताया वही यहाँ अच्छे से लिख रखा है, ठीक। दूसरा देखें, वाष्प दाब में यह अवनमन, तो ये तो जितना बताया वो हो गया। आगे देखें, वाष्प दाब में यह अवनमन विलयक में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे उस विलयन का वाष्प दाब और घटता चला जाएगा। भाई विलेय पदार्थ की मात्रा पर ही तो निर्भर कर रहा है कि जितना जो है विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी उतना वाष्प दाब में कमी आएगी, तो हम कहेंगे कि जो अवनमन का जो कैरेक्टर है वो बढ़ता चला जाए, वही लिखा है। अर्थात अवाष्पशील विलेय पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि विलेय पदार्थ की मात्रा, जो विलेय की मात्रा है, क्या है, विलेय की मात्रा जो है वो समानुपाती है अवनमन की, ठीक है, किसके समानुपाती है, अवनमन के, यानी कि इस विलेय पदार्थ की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी अवनमन उतना ही ज्यादा होता चलेगा। अगर इसकी मात्रा हम घटाते चले जाएंगे तो अवनमन भी फिर जो सीधे से घटता चला जाएगा, ठीक। तो इसीलिए क्या है, समानुपाती, ठीक। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखें, समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है, ठीक है। आगे देखें, अब हम जानेंगे कि सर ये वाष्प दाब में अवनमन होता क्यों है, यानी कि इसकी अवनमन होने का कारण क्यों है, क्यों मतलब जो है कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ ही क्यों जाती है, क्या कारण है सर, कारण बताइए इसका। तो भाई उस कारण को जानने चल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों भाई कमी आ गई, विलयन का वाष्प दाब क्यों घट गया। देखें भाई जो, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक के अणुओं का ही होगा, यानी कि जो कमी आएगी वो एक्चुअली वास्तव में बन गया विलयन है। हम कह रहे हैं कि विलयन के वाष्प दाब में कमी हम कह रहे हैं, लेकिन कमी किसमें आएगी, विलायक के अणुओं के वाष्प दाब में ही कमी आएगी। क्यों, क्योंकि विलेय पदार्थ तो अवाष्पशील है, विलेय पदार्थ अवाष्पशील है, वो उड़ेगा ही नहीं, उड़ेगा ही नहीं तो उसका काय का वाष्प दाब, वाष्प दाब केवल किसका होता है, विलायक के अणुओं का, लेकिन कहने के लिए विलयन का कहें क्योंकि हमने उसमें विलेय पदार्थ घोल दिया तो विलयन बन गया ना, विलायक थोड़ी ना रहा, उसमें घोल दी हमने चीज लाके, तो इसलिए हम कहेंगे कि विलयन के वाष्प दाब में कमी आई है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो विलायक के अणुओं के वाष्प दाब में ही कमी आई, ठीक। अब देखते हैं कि वाष्प दाब में ये अवनमन हुआ क्यों है, क्यों ये कमी आ गई, इसका कारण देखते हैं सरल सरल शब्दों में। देखें, इसका कारण यह है कि जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उस विलेय पदार्थ के अणु विलयन की सतह पर आकर स्थान ग्रहण कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिस कारण अब विलयन की सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या में कमी आ जाती है, जिससे वाष्प दाब घट जाता है, क्या जाता है, घट जाता है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से हम आगे समझेंगे, क्या कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, मान के चलो कि ये हमने एक गिलास में शुद्ध विलायक जल ले लिया, अभी उसमें ये जो आप पीले देख रहे हैं, ये जो येलो कलर के ये विलेय के अणु हैं, ठीक है, इनको आप भूल जाएं, ये नहीं है, अभी केवल शुद्ध विलायक विलायक है। तो ऐसी कंडीशन में स्वतंत्र रूप से विलायक के अणु फ्री होंगे, ब्राउनियन गति मूवमेंट शो कर रहे होंगे, दीवारों की सतह से टकरा रहे होंगे, आपस में टकरा रहे होंगे, उस विलायक की सतह पे टकरा रहे होंगे, ठीक है, थोड़े बहुत गर्म होंगे, वाष्प दाब क्रिएट हो रहा होगा उनमें, ठीक है, प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसमें कोई हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देंगे, अब घोल दीजिए, तो घोलने पर ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या करेंगे, इस ऊपरी सतह पर आकर ये भी कुछ जगह घेर लेंगे, भाई वो भी उसमें आ गए। तो अभी यहाँ पर केवल और केवल सतह पर विलायक के अणु थे, अब जो है यहाँ पर विलेय के भी अणु आ गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इनका वाष्पन, इनका जो वाष्प दाब होगा और जो वाष्पन की दर होगी वो बढ़ जाए, क्योंकि वाष्पन सतह से ही तो होगा,
अगर जल के अणु यहाँ से उड़ेंगे तो सतह से ही तो उड़ेंगे। अब सतह पे जल के अणु हो गए कम, अब उनके बीच बीच में ये भी आ गए, और जगह जो गिलास का जो आयतन है एरिया वो तो लिमिटेड रहेगा। पहले यहाँ मान के चलो सतह पर 100 अणु बांट रखे थे, अब इसमें घोल दिया तो पता लगे 25 अणु उसके भी आ गए, वगैरह हमें भी जगह दो हमें भी जगह दो, तो 25 इसके आ गए 75 उसके रह गए, तो इसीलिए इनका वाष्प दाब घट जाएगा और वाष्पन भी घट जाएगा। ठीक। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर इन्होंने एक तो जो है जगह घेर ली, दूसरा इन्होंने बाधा उत्पन्न कर दी, रास्ते में रुकावट पैदा कर दी। अब नीचे से जैसे कोई अणु वाष्प दाब लगा के ऊपर उड़ना चाह रहा तो वो उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये अणु बैठे हुए हैं, बाधा रुकावट रास्ता में रुकावट पैदा कर दी, तो इसीलिए क्या हो जाएगी, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। ठीक। अब इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं, इसी प्रकार उदाहरण है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो वही जो बात हमने बताई वही बात यहाँ पे लिखी है कि विलयन की सतह पर आकर स्थान ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, अणुओं की संख्या घटा देंगे विलयन में सतह पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखते हैं। देखो भाई उदाहरण क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मान लीजिए एक बर्तन में शुद्ध पानी है, जब आप इसे गर्म करते हैं तो पानी की सतह यानी कि सरफेस पर मौजूद सभी अणु आजाद होते हैं। आप इसको गर्म कीजिए तो इसकी जो विलायक की जो सतह है, जो सरफेस एरिया है, वो कैसी होगी, एकदम फ्री होगी, उसमें जल के अणु उड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। ठीक है, आजाद है, वे आसानी से उड़कर ऊपर जाते हैं और भाप बन जाते हैं। जैसे उनको थोड़ी बहुत गर्मी मिलेगी और धीरे धीरे उनको वाष्प दाब बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी उनको मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा, तो ये तेजी से जो है वाष्प दाब में क्रिएट होगा, इनका वाष्पन होने लगेगा। और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ता चला जाएगा, वाष्पन की दर बढ़ती चली जाएगी। तो अभी तो ये स्वतंत्र है, आजाद है। फिर सतह पर जितनी ज्यादा भीड़ पानी के अणुओं की होगी उतनी ज्यादा भाप बनेगी और वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा, सीधी सीधी बात है। तो अभी केवल शुद्ध पानी के लिए ये बात यहाँ पे लिखी गई। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अब इसमें मिलाते हैं कोई आवासशील विलेय पदार्थ। देखो भाई, अब मान लीजिए कि आपने उस पानी में नमक या चीनी मिला दी, अब आपने क्या किया, उसी पानी में नमक या चीनी लाके मिला दी, कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तो क्या होगा, अब जल के अणुओं की आजादी छिन जाएगी। अब जल के अणुओं की आजादी छिन जाएगी। अब कंडीशन चेंज हो गई। देखो क्या क्या होगा, पहला तो जो विलेय के अणु होंगे वो सतह पे कब्जा करेंगे, उन्हें हटो हटो हमें भी जगह दो हमें भी जगह दो, हम भी सतह पे आके यहाँ बैठेंगे। पहले क्या था, देखो यहाँ पे सिर्फ पानी के अणु थे सतह पे। ठीक, अब नमक चीनी मिलाने के बाद देखो यहाँ पे ये अणु आ गए। ठीक, वही बात है लिखी है कि पानी की ऊपरी सतह पे जहाँ पहले सिर्फ पानी के अणु थे, अब वहां नमक या चीनी के अणु भी आ जाते हैं। इन्होंने पानी के अणुओं की जगह घेर ली, तो पहला इन्होंने ये इफेक्ट डाला। दूसरा देखिए, रास्ते में ये रुकावट बन गए। पहले कम रुकावट थी, सिर्फ पानी पानी, कोई रुकावट ही करने वाला, आपस में लड़ते बढ़ते थे, टकराते थे, गतिज ऊर्जा बढ़ती थी, वाष्पन हो जाता था। और फिर अब ये रुकावट पैदा कर रहे हैं, जैसे ये अणु उड़ना चाह रहा है, पहले ये अणु सतह पे आएगा फिर उड़ जाएगा, लेकिन अब ये आए कैसे, ये तो ये बैठे महाराज जी। ठीक है, येलो कलर के ये देखो बैठे, तो जगह घेर ली इन्होंने। तो वही लिखा, क्योंकि सतह पर अब पानी के अणु कम बचे हैं, इसीलिए कम ही अणु भाप बनकर उड़ पाते हैं। नमक के अणु खुद तो भाप बनते नहीं, बल्कि पानी अणुओं के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। खुद भी ये उड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि ये मतलब खुद उड़ जाए, चलो कुछ समय पश्चात जो है ये भी उड़ जाए। क्यों, क्योंकि ये आवासशील है, ये उड़ेगा नहीं। तो महाराज जी आगे बैठ गए, ये खुद भी नहीं उड़ रहे, इन्हें भी नहीं उड़ने दे रहे, वाष्प दाब जो था इनका संलग्न हो गया, उड़ ही नहीं पा रहे। ठीक, तो वाष्प दाब में कमी तो वैसे ही आएगी, वाष्पन कमी आई, वही बात लिखी है। नतीजा क्या होगा, जब भाप कम बनेगी तो सतह पर भाप द्वारा डाला जाने वाला दाब प्रेशर भी कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा मतलब वाष्प दाब कम हो जाएगा, और यही तो हम कह रहे हैं, ये कहने मतलब यही तो है, वाष्प दाब कम हो जाना मतलब जो है वाष्प दाब में अब नमन हो गया। ठीक, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ पानी था तो दबाव ज्यादा था, प्रेशर ज्यादा था, अब नमक चीनी मिलाने के बाद दबाव कम हो गया, दबाव कम हो गया, बस यही वाष्प दाब में अब नमन। सरल से सरल जो है उदाहरण के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया, इससे सरल और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलें। अच्छा, ऐसी आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आया तो एक बार फिर जो है पॉज करके वीडियो बैक करके देख लें, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सरल है कुछ नहीं, सरल शब्दों में समझा रखा है। ठीक, चलें। अच्छा, कमेंट में जरूर बताएं लेक्चर कैसा लगा, लाइक करें। ठीक है, और अपने जो है फीडबैक जरूर दें, ताकि इससे हम लोगों को क्या मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलें। अच्छा, आगे अब हम देखते हैं। चलो, तो ये हो गया वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन किसे कहते हैं वो जान लिया कि जब हम किसी
शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी को ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है P माइनस PS। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जान लिया कि P माइनस PS अपॉन P क्या है, ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। क्यों होता है ये भी जान लिया, इसके पीछे एक वजह जान ली। वाष्प दाब में कमी क्यों आ रही, क्योंकि विलेय पदार्थ जो है विलायक में जाके सतह पर थोड़ा कब्जा कर लेते हैं, घेर लेते हैं और रास्ते में विलायक के अणुओं के मतलब वाष्प दाब में कमी कर देते हैं, रास्ते में रुकावट पैदा कर देते हैं, वाष्प दाब कम हो जाता है। अब हम जानेंगे अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम। क्या जानेंगे, राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है तो इस पे पहले तो आप स्टार मार्किंग कर लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले आप क्या कर लें, इस पे स्टार मार्किंग कर लें, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा इसको भी समझेंगे, बहुत सरल, ठीक है। देखें तो क्या कह रहे हैं कि सन 1877 ईस्वी में राउल्ट ने अवाष्पशील तनु विलयनों के वाष्प दाब में, तनु विलयनों की बात की गई है, ठीक है, सांद्र विलयनों के लिए नहीं दिया गया है, ठीक है, तनु विलयनों के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तथा मूल प्रवाह में संबंध स्थापित करने हेतु एक नियम दिया है। किसमें, तनु विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी कि P माइनस PS अपॉन P और मूल प्रवाह, मूल प्रवाह समझ रहे हैं, मूल प्रवाह जो हमने पढ़ाया है कैसे निकालते हैं मूल प्रवाह, मूल प्रवाह जैसे किसी घटक का मूल प्रवाह बराबर मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन के कुल मोल, तो उसमें संबंध स्थापित करने के लिए क्या दिया है, राउल्ट ने एक नियम दिया है। देखिए बहुत सरल नियम है, कह रहे हैं कि जब किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उस विलयन के वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन उस अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोल प्रवाह के बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है, बहुत सरल है, ठीक है। अब इसको तोड़ के समझने का प्रयास करते हैं। देखें क्या किया कि जब किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है, अब यहाँ पे आप पहले तो ये समझ लें, कॉमन सेंस लगा लें कि कोई हमने शुद्ध विलायक ले लिया, जल ले लिया, उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया तो इससे क्या होगा, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो वो तो नोन है पहले से, हमें पता है, तो वो हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए छोड़ दिया हमने, उसे लिखवाया ही नहीं। तो घोला जाता है तो उस विलयन के वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन, उस विलयन के वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन अर्थात आपेक्षिक अवनमन निकालने करती है रूप, अभी हमने क्या बताया था, P माइनस PS अपॉन P, ठीक है, उस अवाष्पशील विलेय पदार्थ की जो हमने उसमें बोला उसके मोल प्रवाह के बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है, नॉट प्रोपोर्शनल, समानुपाती नहीं होता, ये गलती मत कर देना, ठीक है। अर्थात देखें P माइनस PS अपॉन P बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb, देखो बराबर का चिन्ह लगाया है मैंने, ये है राउल्ट के नियम का गणितीय रूप। ये यहाँ पे थ्योरी लिख दी, इसको अंतिम लिख दिया, यहाँ पे उसको गणितीय रूप में लिख दिया है। अब देखो इसी से हम इसको कह सकते हैं, ये क्या है, ये उस विलयन के वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन है कि नहीं। वो आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, उस विलेय पदार्थ के मूल प्रवाह के बराबर है। किसी विलेय पदार्थ का मूल प्रवाह कैसे निकालते हैं, हमने बताया है, जैसे हम कहें कि जैसे मान के चलो यहाँ पर हम ले लें घटक, जैसे मान के चलो हमें A का निकालना है, A कोई घटक है, घटक A है, ठीक है, जो कि जो है विलयन में घुला, इसका हमें मूल प्रवाह निकालना है। मूल प्रवाह को हम X से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, उस घटक के मोलों की संख्या यानी कि A घटक के मोलों की संख्या, A घटक के मोलों की संख्या। जिन बच्चों ने पहला हमारा लेक्चर देखा है, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, प्लेलिस्ट के हिसाब से चल रहे हैं, उन्हें समझ में आ जाएगी, जल्दी नहीं देखा तो देख लें। तो एक घटक के मोलों की संख्या प्लस जो है विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, विलयन के कुल मोल। अच्छा, मोल को हम प्रदर्शित करते हैं N से, और विलेय को हम प्रदर्शित किए दे रहे हैं, जैसे घटक A है, ये विलेय है, तो इसको हम A से प्रदर्शित किए दे रहे हैं, और विलायक को हम प्रदर्शित करते हैं B से। तो जरा बताइए A के घटक के मोल के लिए हम क्या लिखेंगे, N, किसके, A के, ठीक, और विलयन के कुल मोल यानी कि Na प्लस Nb, ठीक।
जिस तरीके से ए है अपना एक घटक, बिलियन का घटक है, बी भी तो उसका घटक है, तो बी के लिए भी ऐसे लिखेंगे कि बी के घटक के मोलों की संख्या, तो यहाँ पे एन भी लिखेंगे। तो बिलियन के कुल मोल किससे निकलेंगे? एन ए प्लस एन बी। तो कुल मिला के यही जो फार्मूला हमने वहां पे लिखा है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक, चलें अच्छा अब आ जाते हैं उसी पे जहां पर हम थे। देखें तो वही बात इसमें की गई है, फिर समझ लें एक बार कि किसी बिलियन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस बिलियन में उपस्थित आवासशील घटक के मोल प्रवाह के बराबर होता है। जो विलेय पदार्थ जो घुला होगा उसका मोल प्रवाह हम इस फार्मूले के द्वारा निकालेंगे, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला ये है, तो दोनों बराबर ही तो हैं। तो वही बात इसमें कही गई है और इसमें कुछ नहीं कहा गया है। ठीक, देखें अब देखो इसमें फार्मूले में जान लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, देखो पी क्या है, पी क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। देखो लिखा है पी क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जहां पी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, पीएस क्या है? विलयन का वाष्प दाब। ठीक, और ये वाला पी सेम है। अच्छा, एन क्या है? एन मतलब विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, जो अवाष्पशील विलय पदार्थ बोला है उसके मोलों की संख्या है ही। और एनबी क्या है? एनबी सर विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक, तो इस फार्मूले में ये जो हमने साइन लिखे हैं तो ये क्या है, तो वो हमने बता दिया। तो बस यही हो गया हमारा राउल्ट का नियम, कुछ नहीं है राउल्ट के नियम। ये आप गणितीय रूप में इसको आप फोटो खींच लें अपनी दिमाग माइंड में। ठीक है, और इसको सेट करके रख लें, माइंड में इमेज इसकी सेट करके रख लें। बस इसमें जो दिख रहा है बस कहने का तरीका सीख लें कि कैसे कह रहे हैं। देख लें फिर, किसी विलयन, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में घोले गए विलय पदार्थ के मूल प्रवाह के बराबर होता है। समानुपाती नहीं कहना, बस ये ध्यान रखना कि ये बराबर होता है। ठीक, और यहाँ पर ये क्या क्या है वो तो हमने सब बता दिया है। ठीक, तो यही है वाष्प दाब का, राउल्ट का नियम, अवाष्पशील विलय पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम। ठीक, अच्छा अब ये फार्मूला तो हो गया, अब यहाँ पर ये फार्मूला तो हो गया, लेकिन इस फार्मूले को हमारे सामने जब कोई आंकिक प्रश्न आएगा इससे रिलेटेड तो इस फार्मूले को यूज में नहीं लेंगे। इसके लिए एक नया फार्मूला लाएंगे, मतलब इसी में कुछ चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, कोई नया नहीं ले गए, इसमें कुछ चेंज करेंगे। क्यों करेंगे वो भी बताएंगे। चलें अच्छा आइए देखते हैं। ठीक, तो जैसे हमने क्या किया कि हमने क्या लिखा फार्मूला, सर क्या लिखा राउल्ट के नियम का, P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही तो फार्मूला लिखा हमने। ठीक है, तो ये राउल्ट का नियम का गणितीय रूप हो गया। अब जैसे यहाँ पे मान के चलो हम कह रहे हैं कि किसी तनु विलयन के लिए, अब हम तनु विलयन की बात करेंगे। ठीक है, किसी तनु विलयन के लिए समझना है, बस इस बात को बहुत जल्दी आसानी से समझ जाएंगे। देखो किसी तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए क्या होगा कि तनु विलयन में जब हम बात करेंगे, जैसे कोई विलयन है, तनु है, तो उसमें विलय को हम माने ले रहे हैं, विलय के मूल हो गए एन ए और विलायक के मूल हो गए एन बी। तो तनु विलयन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें एन ए यानी कि ए के मूलों की संख्या बहुत कम होगी। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एन ए इज लेस देन एन बी, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या हो गया कि जो विलयन हमने बनाया है उस विलयन में एन ए के मतलब ए के मोलों संख्या बी के मोलों संख्या से बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, लेस देन, क्योंकि तनु है। जैसे मान के चलिए 1 गिलास पानी ले लें और आप उसमें जो है थोड़ी सी चीनी मामूली डाल दें, 10-15 दाने डाल दें। ठीक, तो कैसा विलयन बनेगा? बहुत तनु विलयन बनेगा। तो ठीक वही कंडीशन है। क्यों? राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर ही लागू होता है, पहले बता दिया था। ठीक, अब देखो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब हम एक यहाँ पे काम कर सकते हैं कि जब हम एन ए प्लस एन बी की बात करेंगे, यानी कि विलयन के कुल मूलों की बात करेंगे, ये हमने क्या लिख दिया, विलयन के कुल मूल यानी कि एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन ए को छोड़ देंगे। क्या करेंगे? एन ए को छोड़ देंगे, एन बी को लेंगे। क्यों एन ए छोड़ दिया? क्योंकि इसके मूलों की संख्या बहुत कम है।
तो अब हम इस हिसाब से इस फार्मूले में कुछ चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। देखो उसको भाई, क्या चेंज करेंगे इसमें हम क्या चेंज करेंगे? देखो हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि P माइनस पी एस लिखा है, तो यहाँ पे देखो हम क्या चेंज करेंगे, P माइनस पी एस अपॉन P बराबर, जहां पर Na है वहां पे तो Na लेना ही पड़ेगा, वहां Na नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे, अभी इसको उदाहरण से समझाएंगे, ठीक है। जहां पर हमने Na लिखा है तो वहां पर तो Na हम लिखेंगे ही, वहां पर हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Na प्लस NB को हमने केवल ये मान लिया, हम ये कह रहे हैं कि Na प्लस NB को हम NB लेंगे, केवल उसमें से Na हटा देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे NV। क्या लिख देंगे? NB लिख देंगे। आप इस बात को ऐसे समझ लें, जैसे हम एक दुकान पे गए, ठीक है, एक ये दुकान है, एक ये दुकान है। इस दुकानदार से हमने जो है 5 रुपए की सौदा ली, कितने सौदा ली? 5 रुपए की। और इस दुकानदार से हमने 1005 रुपए की सौदा ली, 1005 रुपए की सौदा ली। तो जब हम 1005 रुपए की सौदा लेंगे तो हम क्या करेंगे कि 1000 अगर उस दुकानदार को दे देंगे तो वो दुकानदार 1000 रुपए अपने पास रख लेगा, 5 रुपए की ज्यादा डिमांड नहीं करेगा। ये 5 रुपए आप मान लो ये ए है, एन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमसे एन नहीं मांगेगा, कहेगा हमें एन भी दे दो, केवल 1000 दे दो, 5 हटा लो, एन हटा लो, मैं 1000 दे दो, ठीक है, एन भी दे दो। और ऊपर जब दुकानदार पे जाओगे उससे तुम एन लोगे, ठीक है, तो क्या वो 5 रुपए छोड़ देगा? वो 5 रुपए नहीं छोड़ेगा, ठीक है। वो कहेगा 5 रुपए की सौदा लिया, वो भी 5 रुपए हम छोड़ दें। क्यों छोड़ें? तो ऊपर हम 5 रुपए नहीं छोड़ेंगे, नीचे 1005 में 5 रुपए छोड़ देंगे, तो ये वो वाली कंडीशन हो गई। अदरवाइज हमने बता दिया है कि इस फार्मूले में हमने Na प्लस NB को केवल NB मान लिया। क्यों? क्योंकि Na की संख्या बहुत कम है उसके मोलों से, इसलिए इसको हटा दिया। अब देखो इसमें हम एक और चेंज करेंगे, ये समझाने के लिए बताया, इसको हटा रहे हैं, ठीक। देखो ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं, अथवा इसको खोलेंगे, ठीक है। देखो P माइनस पी एस अपॉन P, ठीक, बराबर, भाई मोल बराबर क्या होता है बच्चों? मोल बराबर बताओ, मोल बराबर क्या होता है? मोल को हम N से प्रदर्शित करते हैं, और मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। भार को प्रदर्शित करते हैं W से और भार को प्रदर्शित करते हैं M से, यानी कि भार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेट। तो वेट का W ले लिया, अणुभार का मतलब मॉलिक्यूलर वेट तो M ले लिया, तो ये मोल हो गया। तो यहाँ मोल ही तो लिखनी है, तो वही बात हम ये वाला फार्मूला हटा के यहाँ पे रखेंगे लाके। कैसे रखेंगे? देखो यहाँ पर A है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि A का भार उसको मान लेंगे W, ठीक है, WA इंटू वो WA डिवाइडेड बाई MA, ठीक। फिर यहाँ पे डिवाइडेशन लगाएंगे, यानी कि डिवाइडेड बाई अनुपात, ठीक। इसी तरीके किसके मोल लिखेंगे? तो इसके मोल लिखेंगे WB और MB, ठीक, ये हो गया। तो इसको हमने खोल के इसके हिसाब से लिख दिया है। जब हम इस फार्मूले पे अप्लाई करेंगे तो हमें फिर ये निकालना होगा अलग से, तो इसको अलग ना निकालना पड़े, इसी में हम रख देंगे, सब ऐड करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? सभी जानते हैं कि इस MA को हम नीचे ले आएंगे और इस MB को हम ऊपर ले जाएंगे, और ये जो भाग का चिन्ह होगा ये इनटू में चेंज हो जाएगा। तो क्या फार्मूला बनेगा? P माइनस पी एस अपॉन P बराबर WA इंटू, ठीक है, MB अपॉन WB इंटू MA। ये हमारा फार्मूला बन गया। ये हमारा फाइनल फार्मूला है। राउल्ट के नियम के संबंधित जो हमसे आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी हम सॉल्व भी कराएंगे, तो उनमें हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। इस फार्मूले से आंकिक प्रश्न हल नहीं होंगे, ठीक है, इस फार्मूले से सॉल्व होंगे। तो याद आपको दोनों करने हैं, ये वाला तब लिखना है जब हमसे राउल्ट का नियम पूछा जाए, ठीक है, कि राउल्ट का नियम समझाइए, तो आप उसकी थ्योरी लिखिए पहले और उसका गणितीय रूप लिखिए। लेकिन जब आपसे आंकिक प्रश्न दिया जाए तब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और ये फार्मूला कैसे हमने निकाला वो हमने यहाँ शुरुआत से बता दिया A to Z।
किसी प्रकार कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट पास करें, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर उसको देख लें, ठीक। चलें अच्छा इसको दोबारा समझा देते हैं, एक बार जल्दी से देखें। जैसे ये राउल्ट के नियम का गणितीय रूप है। हम क्या करेंगे, किसी तनु विलयन की जब हम बात करेंगे तो तनु विलयन में जो Na होगा वो Nb की तुलना में बहुत कम होगा, यानी कि Na इज लेस देन Nb, यानी कि विलय बहुत कम होगा विलय की तुलना में। ऐसी कंडीशन में हम विलयन में कुल मूलों की संख्या की बात करेंगे, यानी कि Na प्लस Nb की बात करेंगे तो केवल हम Nb के मोल ले लेंगे, Na के मोल छोड़ देंगे। तो जहां पर इस फार्मूले में Na प्लस Nb जगह क्या रखेंगे, उठा के Nb रखेंगे। देखो हमने वही किया है, सेम हमने वही लिया और केवल हमने इसकी जगह उठा केवल यही कर दिया, बाद बाकी सब हमने वैसा ही उतार दिया, कोई चेंज नहीं किया। देखो है कोई चेंज नहीं किया। अब हम देखो इसमें क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा जो है खोलेंगे इस फार्मूले को, ठीक। यानी कि A के मोल, और मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे, ठीक। तो हमने क्या किया, इसका जो है A की बात कर रहे हैं तो भार बटा अणुभार, यानी कि WA अपॉन MA, ठीक है। फिर अपॉन WB अपॉन MB। फिर इसको क्या करेंगे कि ये जो है MA नीचे आ जाएगा, MB ऊपर चला जाएगा, ये इनटू में जो भाग में चिन्ह है वो गुणे में चेंज हो जाएगा, इनटू। फिर हमारा ये फार्मूला फाइनल मिल जाएगा कि WA इंटू MB अपॉन WB इंटू MA, ठीक। ये बात हो गई, समझ में आई ये बात, ठीक है। अच्छा कुछ किताबों में यहाँ पर क्या है कि विलय को भार को माना गया है स्मॉल w, विलायक के भार को कैपिटल W से माना गया है, विलय के अणुभार को माना गया है स्मॉल m से, और विलायक के अणुभार को माना गया है कैपिटल M से। तो फार्मूला जो है इनके हिसाब से भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से चीजों को डील कर सकते हैं। कई किताबें हैं, ज्यादातर किताबों में तो इस तरीके से दे रखा है, लेकिन कुछ और अच्छी किताबें हैं तो उनमें इस तरीके से भी दे रखा है। तो अगर आप ये चाहें तो फार्मूला इसके हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये हमने सेट करवा दिया, ये भी है। इससे ये पता लग रहा है कि साथ साथ किसका है, A का भी है, B का। A और B तो आप ध्यान ही रखेंगे, A क्या है, विलय है, B विलायक, जैसे B है तो इसका मतलब विलायक के मोल, मतलब विलायक का अणुभार, ठीक है। A है तो इसका मतलब ये किसके अणुभार की बात हो रही है, A की बात हो रही है, तो उसके साथ साथ पता चल रहा है, इसीलिए हमने ये ना यूज करके ये वाला यूज किया है, ठीक है। चलें अच्छा अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अच्छा इसको हमने लिख भी रखा है अच्छे से, देखते हैं इसी का हमने जो अच्छे से लिख रखा है। देखो भाई हमने लिख रखा अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से बेहतरीन तरीके से। देखो देखें किसी तनु विलयन के लिए, तनु विलयन देखो ये है, ठीक है। क्या है दिया है, Na इज लेस देन Nb, तब हम क्या करेंगे, Na प्लस Nb मान लेंगे, Nb केवल Nb लेंगे, इसमें Na हटा देंगे। अतः फार्मूला हमारा क्या होगा, P माइनस PS अपॉन P बराबर Na अपॉन Nb, ठीक। अब देखो इसमें चेंज करेंगे अथवा करके, ठीक है। Na की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, WA अपॉन Ma और WB अपॉन MB, ठीक। और फिर ये नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये इंटोम हो जाएगा अथवा सरल रूप में। तो ये फार्मूला हमारा फाइनल है, ठीक। और इसमें ये क्या है, जहां पे ये सब लिखा देखो कि P क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब, Na विलय के मोलों की संख्या, Nb विलायक के मोलों की संख्या, WA विलय का द्रव्यमान या भार, ठीक है। WB विलायक का द्रव्यमान या भार, Ma विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान का मतलब अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, और Mb हो गया विलायक का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान या अणुभार एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने अच्छे से यहाँ पे स्लाइड में डिजाइनिंग करके लिखवा दिया है। चलें अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। देखें भाई क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखें लाइट सही है, एडजस्टमेंट देखें। फार्मूला देखो क्या दे रखा है, फार्मूला जो दे रखा है इस फार्मूले को हम यहाँ पे लिखेंगे कि फार्मूला देखो आंकिक प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है आंकिक प्रश्न जो कि राउल्ट के नियम से संबंधित है। देखें एक बार पढ़ते हैं फिर इस पे लगाते हैं। देखो एक अवाष्पशील विलय नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के 10 ग्राम को 90 ग्राम जल में घोला गया है। यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब 30 mmHg और विलयन का वाष्प दाब 28 mmHg हो जाता है। देखो यहाँ पे वाष्प दाब में कमी आ रही है, नमन हुआ है। तो विलय का अणुभार मोलर मास ज्ञात कीजिए, जल का अणुभार इतना दे रखा है, इतना होता है। इसमें हमें क्या लगाना है, राउल्ट का
नियम लगाना आवासशील विलेय पदार्थों के लिए। तो उसका देखो फार्मूला हमने क्या बताया कि P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर डब्ल्यू ए, ठीक, डब्ल्यू बी इंटू यहाँ पे लिखे एम बी और यहाँ पे लिखे एम ए। तो ये राउल्ट के नियम का क्या है, फार्मूला है। ये गणितीय है, आम के जब लगाएंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक। अब जरा देखें सवाल लगाने का बहुत सरल तरीका, हर एक बच्चा सीख सकता है। देखो इसमें सबसे पहले ये देखो कि इस फार्मूले में अगर हमें ये फार्मूला इस क्वेश्चन में लगाएं तो हमें क्या क्या चाहिए, किस किस की वैल्यू चाहिए। देखो वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 इसमें है, 1 और 2 ये अब सेम है, तो 2 इसमें है, 4 इसमें, टोटल 6 वैल्यू चाहिए। 6 वैल्यू क्वेश्चन में ना देखे यहाँ पे 5 वैल्यू दे रखी होंगी, 1 वैल्यू को पूछा गया होगा, ठीक। 6 वैल्यू टोटल है, 6 में से क्वेश्चन में से 5 वैल्यू खींच लियो, 5 वैल्यू इसमें से निकाल लियो, 5 दे रखी होंगी क्वेश्चन में 100%। 1 वैल्यू केवल होगी, इनमें से नहीं दे रखी होगी। जैसे ज्यादातर क्वेश्चन में ये एम ए पूछते हैं, विलेय का अणुभार पूछते हैं, इंटर लेवल के, चाहे यूपी बोर्ड का हो चाहे एमपी बिहार किसी का भी हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रीवियस ये क्वेश्चन उठा के देखें तो ये पूछा जाता है एम ए, ठीक है। तो ये केवल पूछा जाए, बाद बाकी इन सबकी वैल्यू दे रखी होगी, उन फार्मूले को रखेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। बहुत सरल है, कोई घबराने की डराने की जरूरत नहीं है। चलिए अच्छा, अब जो वैल्यू है उनको हम सही से लिख लेते हैं व्यवस्थित ढंग से। देखें इसको हल करते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, देखो इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन देखो क्या क्या दे रखा है। पहले एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, पहले एक तरफ लिख लेते हैं भार, पहले लिखते हैं विलेय, यहाँ पर विलेय जो दे रखा है, ठीक है। विलेय, कोई विलेय है आवासशील, पता नहीं कौन सा, उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन आवासशील है। तो विलेय पदार्थ का यहाँ पर भार कितना दे रखा है, विलेय पदार्थ का भार बात कर रहे हैं, यानी कि डब्ल्यू ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। विलेय पदार्थ का भार यानी कि द्रव्यमान डब्ल्यू ए की बात कर रहे हैं। कितना दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है, ये देखो दे रखा है 10 ग्राम को, ठीक। अब हम विलायक का निकालते हैं। विलायक के रूप में यहाँ किसको लिया गया है, जल को लिया गया है, दिया गया है। तो जल का यहाँ पर हम भार निकालेंगे, तो देखो जरा क्वेश्चन में जल का भार कितना दे रखा है, यानी कि डब्ल्यू बी कितना दे रखा है, 90 ग्राम, कितना दे रखा है, 90 ग्राम। देखो ये दे रखा है 90 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक। तो ये भार हो गया। उसके बाद निकालो इसका वाष्प दाब, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। देखो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, जरा देखो, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, और विलायक के वाष्प दाब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। कुछ किताबों में पी नॉट भी दे रखा है, ठीक है, पी नॉट भी लिख सकते हैं। कितना दे रखा है, यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब 30 mmHg, 30 mmHg दे रखा, तो 30 mmHg लिख लो यहाँ, ठीक, या 30 लिख लो केवल, ठीक। फिर देखो विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब हमें निकालना होगा, पीएस निकालना होगा, विलयन का वाष्प दाब में निकालना होगा, यानी कि पीएस निकालना होगा, कितना दे रखा है, और विलयन का वाष्प दाब 28 mmHg है, ठीक, 28 mmHg है, ठीक। 4 वैल्यू आ गई हमारे पास, चाहिए हमें जो है 5, एक हमें निकालनी है, ठीक। फिर देखो यहाँ पर विलायक का अणुभार देखो दे रखा है, ये देखो दे रखा है विलायक, यानी कि जल का अणुभार हमें दे रखा है, विलायक जल का अणुभार दे रखा है, अणुभार मतलब जल का दे रखा है, यानी हमको क्या दे रखा है, एम बी दे रखा है। कितना दे रखा है, 18 ग्राम, 18 ग्राम दे रखा है, ठीक। निकालना हमें क्या है, विलेय का अणुभार निकालना है, क्या निकालना है, विलेय का अणुभार हमें निकालना है, ठीक, यानी कि एम ए हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, इसको हमें पता करना है, ठीक। तो फार्मूले में 6 चीजों में से 5 चीजें हमें डेटा दे रखा है, एक छठी चीज हमको निकालनी, बस यही हमसे पूछा गया। अब इन सब वैल्यू को उठा के इसमें फार्मूले पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिलेगा, ठीक। चलें अच्छा देखते हैं, इस फार्मूले को हम थोड़ा जो है ऊपर लिखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से और इन वैल्यू को पुट करते हैं। देखो
फार्मूला क्या दे रखा है, फार्मूला क्या हमने बताया कि P माइनस पी एस अपॉन P बराबर डब्ल्यू बी इंटू एम बी और एम ए, ये फार्मूला है। ठीक, अब इसमें आप फार्मूला पुट करें, वैल्यू रखें। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। PS की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है। P की वैल्यू यही 30 हो गई। ठीक सर, WA की वैल्यू कितनी यहाँ पे दे रखी है, WA यहाँ पे 10 है। ठीक, इंटू MB कितना दे रखा है, यहाँ पे MB 18 दे रखा है। ठीक, और WB कितना दे रखा है, WB यहाँ पे 90 दे रखा है। ठीक, और सर ये MA तो हमें निकालना है, तो यहाँ पर MA को आप वैसे ही लिख दें। ठीक है, MA वैसे लिख दें, वही MA हमें निकालना है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करें। देखें 30 में से 28 के कितने बचे, 2/30 हो गया यहाँ पे बराबर। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 180 बटा और ये 90 इंटू MA, इसको वैसे उतार लें। ठीक, अब क्या हो सकता है इसमें, इसको अब हम क्या करें, इसको हम थोड़ा और आगे सॉल्व करें, इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं। देखो क्या करें हम, यहाँ पर ये जो है कट जाएगा, यहाँ पर 2 कम 2 और ये 15 हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो क्या होगा, ये 0 से 0 यहाँ कट जाएगा और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ 2 हो जाएगा, ऊपर 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमारे सामने क्या हो गया, 1/15 बराबर 2/MA, यही तो हो गया। अब इसका जो है आप क्रॉस कर दें। ठीक, 1 इंटू MA बराबर 15 इंटू 2, तो ये यहाँ पर जो है MA तो रह गया। ठीक है, MA बराबर 15 दूनी 30, तो ये 30 हो गया। क्या हो गया, 30, यानी कि 30 ग्राम पर मोल। ठीक, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, तो MA की वैल्यू में देखो निकालनी थी, MA की वैल्यू हमारे सामने निकल के आ गई। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी हमको वैल्यू दे रखी होंगी उन वैल्यू को क्वेश्चन से हम खींच लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे, एक लाइन में लिख लेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बहुत सरल है, कोई ऐसा नहीं, कोई ज्यादा जो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई ज्यादा इसमें मैथ लगानी। बहुत से बच्चे जैसे बायोलॉजी के फील्ड से होते हैं, बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से, तो क्वेश्चन देखते घबराते हैं कि ये क्या भाभी आ गई। ठीक है, जो मैथ के हैं उन्हें तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन बायोलॉजिकल फील्ड से जो होते हैं, जिनके पास बायो होती है, तो वो थोड़ा उनको दिक्कत होती है। लेकिन इस तरीके से हमने समझाया, समझेंगे तो उनके लिए भी डर एकदम खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से लगाएं। चलें स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा, तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया 30 ग्राम पर मोल। चलें, दूसरा क्या पदार्थ, दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, वो एक तरीके से होमवर्क हम दे रहे हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को जब भी देखें तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पास करें, वो आंसर हम तक आएगा। ठीक है, तो ये जो है होमवर्क है, HW है। ठीक है, ये HW है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अपनी जो है रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में उसको क्वेश्चन को लिख के बाकायदा ऐसे सॉल्व करें और इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करें। ठीक है, इसको हम नहीं करवाएंगे। ठीक, वैसे ही लगेगा, क्या होगा, केवल वैल्यू चेंज हो गई, बात बाकी सब सेम है। ठीक है, तो इसलिए इसको नहीं लगवाएंगे। तो ये तो होमवर्क के लिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा देखें, अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है। ये कुछ है तो सेम, बस इसमें थोड़ा विलायक के रूप में बेंजीन को लिया गया है, तो इसको हम सॉल्व करवाए दे रहे हैं। देखो सेम तरीके से लगेगा, कोई अलग नहीं है इसमें। ठीक है, लगवाए दे रहे हैं। देखो सॉल्यूशन देखें भाई, सॉल्यूशन क्या है वो ही हम यहाँ देखो, क्या नाम, क्वेश्चन में 5 वैल्यू दे रखी होंगी, उन्हीं को यहाँ व्यवस्थित करके लिख लेंगे। देखो यहाँ पे देखो विलेय का भार, यहाँ पर विलेय का भार देखो पहले। ठीक है, विलेय का भार आवासशील भार होगा, यानी कि भार किसकी बात कर रहे हैं, WA की बात कर रहे हैं। ठीक है,
W एक ही बात कर रहे हैं। देखो एक आवासशील विद्युत अनगढ़ ठोस जिसका भार कितना है 2.75 ग्राम है, ठीक है। फिर हम निकालेंगे विलायक। अच्छा, यहाँ पे विलायक कौन है? शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पे वाष्प दाब इतना है। इस क्वेश्चन में विलायक जल नहीं लिया गया है, इसमें विलायक बेंजीन लिया गया है, अद्रव्य विलायक लिया गया है। तो यहाँ पर विलायक का जब हम निकालेंगे तो लिखो विलायक क्या है? विलायक बेंजीन, ठीक है। विलायक के रूप में यहाँ बेंजीन को लिया गया है। तो विलायक बेंजीन का भार, इसका क्या होगा भार? WB, ठीक। कितना दे रखा है? 39 ग्राम बेंजीन। कितना दे रखा है? 39 ग्राम। ये देखो यहाँ टाइप की मिस्टेक हो गई, यहाँ बोला गया है, बोला नहीं गया है, यहाँ पे घोला गया है, यहाँ पर घोला गया है, ठीक है। 39 ग्राम। तो ये देखो दोनों के बाहर निकल आया, विलय का निकल आया, विलायक का निकल आया, WA निकल आया, WB निकल आया। अब हम P और PS निकाले ले रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे विलायक का वाष्प दाब कितना दे रखा है, यानी कि बेंजीन का वाष्प दाब कितना दे रखा है शुद्ध अवस्था में। तो विलायक का वाष्प दाब जरा देखें कितना दे रखा है, यानी कि P कितना दे रखा है। देखो शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पे वाष्प दाब 640 mmHg है, ठीक। फिर देखें जो विलयन बनेगा, विलयन का वाष्प दाब कितना होगा? PS कितना होगा? PS कितना दे रहे हैं? देखो एक बोला गया विलयन का वाष्प दाब, देखो विलयन का वाष्प दाब ये दे रखा है, कितना दे रखा है? 600 mmHg। समझ रहे होंगे कि शुद्ध विलायक का 640 था, विलयन का 600 हो गया। क्या हो गया? वाष्प दाब में अवनमन हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमने इसमें आवाष्पशील विद्युत अनगढ़ ठोस घोला है वो एक आवाष्पशील है, विलय पदार्थ घोलेंगे तो वाष्प दाब में अवनमन करा देगा, ठीक। अब हम क्या देखेंगे? अब हम लिखेंगे विलायक का अणुभार। विलायक का मतलब बेंजीन का अणुभार। इस क्वेश्चन में शायद विलायक का यानी कि बेंजीन का अणुभार दे नहीं रखा है, तो वो तो हम निकाल लेंगे अणुभार, ठीक है। अणुभार तो बेंजीन का अणुभार निकालेंगे यानी कि MB निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? तो इसको यहाँ समझ लें, बेंजीन क्या होता है? C6H6। एक कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 होता है सर। तो 6 का कितना हो जाएगा? 12 × 6 और प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 का हो जाएगा। अब आप इनको जो है जोड़ दीजिए, 12 × 72 और प्लस 6 कितना हो गया? 78। तो बेंजीन विलायक का अणुभार कितना निकल गया? 78 यहाँ पे लिख दिया, ठीक। ये हमने निकाल लिया। अच्छा, विलय का भी ऐसे ही निकाल लेते सर, तो ये दुनिया भर एक काम हम क्यों कर रहे हैं? क्यों? यहाँ पे आवासशील विद्युत अवगढ़ का नाम तो बताया ही नहीं, कौन है, उसकी शकल सूरत दिखाई नहीं, ना उसका रासायनिक फार्मूला बताया। अगर वो बता देते तो ये ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो विलय का अणुभार हमें भाई निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो विलय का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट यानी कि यम है, हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में भी, ठीक। तो चले भाई इसको लगाते हैं यहाँ पर, इसके लिए थोड़ी हम यहाँ पे जगह किए लेते हैं। देखो इसको यहाँ पे लगा देंगे। देखो फार्मूला वही लगाएंगे, P - PS/P बराबर WA/WB इंटू MB इंटू MA, ठीक। ये फार्मूला लगाएं। आप इस फार्मूले में वैल्यू आप पुट कर दीजिए। P कितना दे रखा है? P देखो दे रखा है 640, ठीक। PS कितना दे रखा है? 600 और 640 ये होगा, ठीक है। अब देखो WA कितना दे रखा है? WA दे रखा है 2.75 इंटू MB कितना दे रखा है? 78 दे रखा है, ठीक। और उसके बाद जो है WB कितना दे रखा है? WB दे रखा है 39 और MA हमें निकालना है, अब आप इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। गुणा भाग वगैरह करें वो आप ही कर लें, ठीक है, हम बता देंगे। देखो 640 में से 6 कितना गया? यहाँ 40 रह गया और यहाँ पे आ गया 640,
640 ही आएगा। P बराबर कितना दे रखा, हाँ 640 सही, 40/640। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको आप सॉल्व करें, देखें इसको हम बताते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 216.84, 216.84 और इंटू 39 MA, ठीक है। वो अपना बड़ा भाग है, वो अपने करते रहो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसका जो है आप ऐसा करो, क्रॉस चिन्ह कर दो, क्रॉस करो, ठीक है। इसको 0 से 0 ये काट दो, कट रहा है तो ठीक। और जब क्रॉस करोगे तो क्या करोगे, 4 इंटू 39 इंटू MA, ठीक, बराबर 64 इंटू 216.84। इसका गुणा कर लियो और उसका गुणा कर लियो, 39 चौक कितने होते हैं वो कैलकुलेट करो, ठीक। तो देखो यहाँ पर आएगा 156 MA, ठीक। ये तो यहाँ पर ही आ जाएगा। उसके बाद 13,877, इसका जब हम करेंगे तो 13,877 आएगा, ठीक, पॉइंट में लग के आएगा। MA बराबर जब हम इसका निकालेंगे, ठीक है, तो 13,877 डिवाइडेड बाई 156, इसको आप सॉल्व कर लेना, गुणा भाग दे देना अपना, ठीक है। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो लगभग 88 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 88 पॉइंट कुछ इसका आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखे दे रहे हैं वो 88 पॉइंट में कुछ आएगा, ठीक है, 88 मान लें, ठीक है। 88 भी अगर आप लिख देंगे अपने आंसर के रूप में, पॉइंट वाली वैल्यू हटा देंगे तब भी वो मान लें। और अगर पॉइंट में निकल रहा है तो 2-3 पॉइंट लिख दो, क्या दिक्कत है, सही से निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो ये गुणा भाग वगैरह ये तो इतना तो करना ही होगा, इससे नहीं बच पाओगे। अगर क्वेश्चन लगाना है तो ये तो करना ही होगा, बगैर इसके नहीं कर पाओगे, ठीक है। वैल्यू हमने निकाल ली, वैल्यू पुट भी कर दी, अब ये करना कर पाओ तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये करना होगा, ठीक। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक। चले, अच्छा इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करें। चलें, अच्छा तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे आवासशील विलेय पदार्थों के लिए राउल्ट के नियम से संबंधित इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और भी इसी टाइप के क्वेश्चन बुक में दे रखे होंगे उनको करें। अच्छा, यहाँ पर विलेय का अणुभार पूछा गया है। कुछ किताबों में विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान करके क्वेश्चन देते हैं, तो मोलर द्रव्यमान और अणुभार एक ही बात है, अलग नहीं है, ठीक है। ये मत कहना कि सर ये मोलर द्रव्यमान क्या, तो एक ही बात है, चाहे अणुभार बात करें चाहे मोलर द्रव्यमान बात करें, बस उसका नाम रूप चेंज कर दिया। अब हमें पढ़ने को इसमें रह गया राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती है, सीमाओं को जान लें, ठीक है। हमारा आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। देखें, राउल्ट का नियम केवल निम्न परिस्थितियों पर ही काम करता है, बहुत अच्छे से लिखा, देखो, यह नियम केवल अति तनु विलयनों पर ही लागू होता है। क्यों? जो आदर्श विलयनों की भांति व्यवहार करते हैं। क्यों हमने, क्योंकि बताया अभी हमने जो फार्मूला निकाला था वो तनु विलयन के ही निकाला था, ठीक। क्यों? क्योंकि ये तनु विलयनों पर ही लागू करता है, और ज्यादातर जो क्वेश्चन हमको दिए जाएंगे वो तनु विलयन के ही होंगे। तो नो डाउट वही वाला फार्मूला लगाएं जो हमने हमने क्वेश्चन में लगाया है। तो पहला जो नियम ये हो गया, ठीक, कि यह केवल अति तनु विलयनों पर ही कार्य करेगा, जो कि आदर्श विलयनों की भांति कार्य करेंगे। आदर्श विलयन क्या होते हैं, इससे पहले का जो लेक्चर गया उसमें हमने अच्छे से बताया है आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, ठीक। तो ये देखो दे रखा है, ठीक है। यह नियम केवल आवासशील विलयों पर ही लागू होता है, ये भी हमने बता दिया है कि ये जो नियम दिया गया है किसके लिए दिया गया, आवासशील विलय पदार्थों के लिए, ठीक है। वाष्पशील विलय पदार्थों के लिए अलग नियम दिया गया, वो नियम हमने बताया था कि P बराबर PA0 इंटू XA, ठीक है, प्लस PB0 इंटू XB, तो वो वाष्पशील पदार्थों के लिए था, ठीक। लेकिन ये आवासशील के लिए है, तो आवासशील विलय पदार्थों पर ही ये लागू होगा, ठीक है। तीसरा देखिए, यह उन विलय पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता है जो विलयन में सगुणित या वियोजित हो जाते हैं। यानी कि उन विलयनों पर लागू नहीं होगा जिन्हें जो है ऐसे आवासशील विलय पदार्थों को घोल कर बनाया गया है जो विलयन में जाके या तो सागुणित हो रहे हैं, मतलब
विलायक अणुओं के साथ क्रिया करे ले रहे हैं या टूटे जा रहे हैं आयनों में आयोनाइजेशन हो जा रहा है, धनायन और ऋणायन बना रहे हैं, कैटायन और एनायन बना रहे हैं, उन पे लागू नहीं होगा। यानी कि विलेय पदार्थ जिस रूप में हमने डाला है उस रूप में ही रहे। जैसे हमने शुद्ध विलायक में चीनी घोल दी तो चीनी चीनी के रूप में रहे, ऐसा ना हो कि चीनी ग्लूकोज अलग हो गया, फ्रुक्टोज अलग हो गया या चीनी का आयोनाइजेशन हो गया। नमक हमने बोला, हालांकि नमक है जरूर आवासशील, एक बात और बताया जाए, ध्यान आ गया, नमक आवासशील है, लेकिन नमक के द्वारा जो विलयन बनेगा उस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नमक जैसे ही उसमें घोलेंगे नमक का आयोनाइजेशन हो जाएगा, आयनीकरण हो जाएगा, आयनीकरण होते ही ये राउल्ट का नियम उस पर फेल हो जाएगा। यूरिया का बना लो, ठीक है, और क्या नाम चीनी का बना लो, उन दोनों पे लागू हो जाएगा, लेकिन नमक का अगर विलयन बनाया है उस पे अगर राउल्ट का नियम लगाओगे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका वियोजन हो जाता है, Na+Cl- आयनों में टूट जाता है वो। ठीक। चौथा देखिए, वैद्युत भट्टों के विलयनों पे नियम लागू नहीं होता है क्योंकि इनके आयतन में उनके अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, फलस्वरूप वाष्प दाब में अवनमन भी बढ़ जाता है। वैद्युत भट्ट का मतलब यही है, इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे नमक है Na+Cl- टूट गया, इसको कहते हैं वैद्युत भट्ट। इलेक्ट्रोलाइट्स, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगेगी, ठीक, तो उन पे लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके आयोनाइजेशन से इनके अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, आयन की संख्या बढ़ जाएगी, आयन की संख्या जब बढ़ेगी तो वाष्प दाब में अवनमन और बढ़ जाएगा, लेकिन वाष्प दाब में अवनमन में फिक्स रखना ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, ताप स्थिर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ताप घटेगा या बढ़ेगा, ताप घटेगा या बढ़ेगा तो P- PS का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम ताप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो P- PS का मान परिवर्तित होगा नहीं होगा? क्यों? तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा तो जो अंतर निकाल रहे थे ये वैल्यू जो है वो डेविएट करने लगे, विचलन आने लगेगा। तो ताप स्थिर करके रखो, तो जिन विलयनों का तापमान स्थिर कर रखा जाएगा तो उन पे ही जो है राउल्ट का नियम लगेगा, ठीक है। बात बाकी ये आप रहने दें, ये थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, इसको हमने देख लिया था लेकिन इसको हमने यहाँ पर करेक्ट नहीं किया जानबूझ के, हमने कहा ये है नहीं किसी काम का, ठीक है, तो इसको रहने दें, ठीक है, ये केवल इतना ध्यान रखें आप, ये रहने दें, ठीक। राउल्ट का नियम आवासशील विलेय के अतुत तनु विलयन के लिए, ठीक, P- PS, P विलयन का बात था, PS विलायक का बात था, ठीक है। तो ये है, हालांकि राउल्ट का नियम वो दूसरा जो हमने बताया वो है, तो ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया जो है राउल्ट के नियम की सीमाएं, ठीक। इन सीमाओं को आप समझ लें, ये सीमाएं भी पूछी जाती हैं, ठीक है। पूछा जाएगा कि आवासशील विलेय पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम क्या है, समझाइए, ठीक है। डिटेल में पूछा जाए, लॉन्ग आंसर आए तो सही से लिखो पूरा उसका, ठीक है, पूरा नियम लिखो, गणितीय रूप लिखो, उसकी सीमाएं लिखो। बाई चांस केवल सीमाएं पूछ देते हैं, आते लगे प्रश्न में केवल नियम ही नियम पूछ देते हैं, केवल उसका गणितीय रूप भी पूछ देते हैं, तो इस तरीके से लिख देना है। अदरवाइज इस नियम से आधारित आंकिक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो हमने बता दिए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार पूछे जाएंगे, फार्मूला कौन सा लगाना है आंकिक प्रश्न के लिए वो भी बता दिया है, ठीक है। अब आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ना था, ठीक है। आज हमने क्या जाना कि अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या जाना, जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या जान लिया है, देखें, आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ लिया है अणु संख्या गुणधर्मों के बारे में कि अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। अणु संख्या गुणधर्मों के प्रकार पढ़ लिए, चार प्रकार में हमने पहला टाइप पूरा समाप्त कर दिया है जितना जानना था, ठीक है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जाना, वाष्प दाब का अवनमन जाना, ठीक, और इसका गणितीय रूप जाना, वाष्प दाब में अवनमन क्यों होता है ये जान लिया, ठीक है, उदाहरण से इसको समझ भी लिया। फिर हमने राउल्ट का नियम जाना, इसका गणितीय रूप जाना, ठीक, और इसके लिए जो इसके आंकिक प्रश्न में जो फार्मूला लगाते हैं वो जाना। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि में यहाँ पे मूलक द्रव्यमान की जगह जो है हमने यहाँ पे क्या कहा, अणु भार, तो अणु भार और मूलक द्रव्यमान एक ही बात है। क्वेश्चन हो सकता है पूछे कि विलेय पदार्थ का मूलक द्रव्यमान बताइए, तो कोई नया नहीं है, आपको में ही निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन हमने लगाए और उसके बाद हमने जो है राउल्ट के नियम की सीमाएं जानी, ठीक। आज की क्लास में इतना ही, कल के क्लास में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम पढ़ेंगे कथनांक में उन्नयन, ठीक है, कथनांक में उन्नयन को हम जानेंगे इसी तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपने खुद के नोट्स बनाते रहें, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने जैसे बच्चों के साथ जो है इसको शेयर कर सकते हैं, बाय चांस सही से कायदे से इसको
पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।